हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत फेमस पोएट टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम है टॉमस ईस्टन इलियट। हम इनके बारे में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा और फिर उसका आंसर हम समझेंगे कि ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, सबसे पहला काम है इनके लिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ध्यान से सुनिएगा। Or thought to him was an experience. Or thought to him was an experience. A thought to him was an एक्सपीरियंस। एक कोर्स जो है और थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस। एक कोर्स, अब तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि टी.एस. इलियट की क्लास है और टी.एस. इलियट के बारे में पूछे, तो एक कोर्स जो है टी.एस. इलियट ने दिया है। अब आपको इसका आंसर ये बताना है कि एक कोर्स किस वर्क से है और इसको जो है, इसमें हिम शब्द जो है, हिम जो प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज किया गया है। चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आ थॉट टू हिम वॉज एन एक्सपीरियंस। ये लाइन जो है, इसमें हिम शब्द जो है, हिम वर्ड जो है जॉन डन के लिए यूज किया गया है। जॉन डन जो है मेटाफिजिकल एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे, इसीलिए मेटाफिजिकल एज को कभी कभी एज ऑफ डन भी कहा जाता है। तो आ थॉट टू हिम वॉज एन एक्सपीरियंस, ये कोर्स जो है टी.एस. इलियट ने अपने वर्क द मेटाफिजिकल पोएट्स में दिया था। ये कोर्स जो है द मेटाफिजिकल पोएट्स जो है, उसमें जो है इन्होंने टी.एस. इलियट ने जो है जॉन डन के बारे में ये वर्क बोला था। इसीलिए इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपनी एक थ्योरी दी है। इसमें इन्होंने अपना एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये कारण क्या था कि ये आप जानते हैं कि टी.एस. ए जो मेटाफिजिकल राइटर्स थे, ये जो है एलिजाबेथन एज और जेकोबियन एज में ये राइटर काम लिखा करते थे। उस जिस समय एडवर्ड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर और मिल्टन वगैरह लिख रहे थे, उसी समय में लव के बारे में लिख रहे थे इनका, तो उसी समय में जो ये मेटाफिजिकल पोएट भी थे, ये भी अपना वर्क लिख रहे थे। लेकिन इनका एक जो है उन लोगों से अलग लिख रहे थे। इनकी जो लिखने की तरीका था वो क्या था कि वो फिजिकल सांसारिक रूप से जो है अलग था। इसमें जो भी अपना जो है एग्जाम्पल, जो भी ये अब इसमें जो है अपने जो विचार रखते थे, इसमें जो भी विचार रखते थे, वो विचार जो है जो एग्जाम्पल देते थे वो बड़े कठिन एग्जाम्पल, मतलब आमतौर पर न कम पढ़े लिखे लोग इसको समझ भी नहीं पाते थे। तो जाहिर तौर पे क्या था कि इनको जो है बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, इनको जो है बहुत अच्छे इनको नहीं माना जाता था। तो एक 1919 में 1919 में जेसी गैरिसन ने एक वर्क लिखा। जेसी गैरिसन ने एक वर्क लिखा था एडिशन ऑफ मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स। 1919 में एक वर्क लिखा जेसी गैरिसन ने, एडिशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। उसमें जो है एक वर्क जो है स्पेशली उन्होंने काउले के लिए क्वेश्चन रेफरेंस करके लिखा था। तो इसी के रिव्यू में टी.एस. इलियट ने एक वर्क लिखा, अपना रिव्यू, उसका रिव्यू किया और उस वर्क को लिखा, नाम दिया उन्होंने द मेटाफिजिकल पोएट्स। एक किस मैगजीन में आया? द इगोइस्ट मैगजीन में आता है। द इगोइस्ट मैगजीन में एक ऐसे जो है, एक ऐसे है, क्या है, एक ऐसे है। तो ये द इगोइस्ट मैगजीन में आता है। और उसके बाद इसमें जो है उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये तो सबसे स्पेशल पोएट्स हैं, मतलब
बताइए, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी आज तक पोएट्स हैं, उन्होंने उनसे ज़्यादा भाई कोई पोएट्स हैं जो जैसे पोप वगैरह थे। पोप वगैरह थे तो वो क्या अपना ज्ञान दिखाते थे, उनके भी कोई भावना नामी कोई चीज़ नहीं थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई देखिए, इन्होंने तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इन्होंने तो अपने ज्ञान के साथ साथ जो क्या किया है, ज्ञान के साथ साथ अपनी भावनाओं को और ज्ञान को दोनों को क्या किया, मिलाया है। तो उन्होंने एक विचार रखा कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इनके अंदर है। और तो इन्हीं के इस ऐसे के बाद लोग जो है मेटाफिजिकल पोएट्स की तरफ आकर्षित हुए और मेटाफिजिकल पोएट्स को पढ़ना चालू किया। और सबसे बड़ी बात है कि मेटाफिजिकल पोएट्स को जो सम्मान दिलाने की बात है, जो आज का सम्मान है मेटाफिजिकल पोएट्स को, वो सम्मान जो दिलाने, मेटाफिजिकल पोएट्री को जो सम्मान दिलाने की बात है, वो टी.एस. इलियट के ऊपर जाती है। चलते हैं अगला वर्ग। इसमें देखिए, इसमें एक लाइन है, द डेड ट्री गिव नो शेल्टर। द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर। अब इसके आगे लाइन तो और भी है, द डेड ट्री गिव नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ, एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर। That tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. ये वर्ड जो है टी.एस. इलियट, ये लाइन जो है, ये कोट्स जो है टी.एस. इलियट ने अपने वर्क जो द अपने इनका जो वर्क है, बहुत स्पेशल वर्क है, द वेस्टलैंड, जिसमें कुल मिला के 433 लाइन थी, और जिसको जो है 1922 में 1922 में द क्राइटेरियन मैगजीन में जो है पब्लिश कराया गया, और ये अक्टूबर 1922 में ये पब्लिश होता है, और 1922 नवंबर में जो है डैल मैगजीन में अमेरिका में पब्लिश होता है, यूएसए में पब्लिश होता है। तो इसमें जो है कुल मिलाकर 5 पार्ट्स थे, द वेस्टलैंड में, द बरियल ऑफ डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर sermon, द डेड बाई बटर, एंड द डेड बाई बटर। ठीक है ना। तो इसमें जो है इनका इसकी 5 पार्ट से 5 पार्ट से द ट्री गिव्स नो शेल्टर। तो ये जो वेस्टलैंड में ये किस पार्ट में आता है, तो इसका आंसर होगा आपका, ये जो है इनके जो तीसरा पार्ट है, द फायर sermon, और ये पार्ट जो है इसका सबसे लंबा लेंथी पार्ट आता है। ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है, इसका सबसे लेंथी पार्ट जो होता है, ये होता है, ठीक है ना। ये तीसरे पार्ट में आता है, द वेस्टलैंड के तीसरे पार्ट, थर्ड पार्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून शोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर। Oh, the moon shone bright on the Mrs. Porter, and they was there feet in soda water, फिर से बात देखते हैं। Oh, the moon shone bright on Mrs. Porter, and they was there feet in soda water। एक लाइन जो है एक किसमें आती है, एक लाइन जो है, जो मिसेस पोर्टर और उनकी लड़की जो है सोडा वाटर में अपने पैर धो रही है। मतलब इसका मतलब है कि टी.एस. इलियट दिखाना चाहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो है उसमें कितने जो है लोग जो है अपनी शारीरिक सुंदरता पर, मतलब उनको जो है किसी प्रकार की आध्यात्मिकता पर कोई विश्वास नहीं है, उनको कुल मिला के अपनी शारीरिक सुंदरता, अपने फिजिकल सुख पे, ठीक है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप पर, इस पर से वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको दिखा रहे हैं कि चांदनी रात, मतलब मून जो है चमक रहा है, चांदनी रात का समय है, वो बैठी हुई है, पैर अपना खोले हुए, सोडा वाटर नीचे पानी में रख के पैर फैला के जो है वो कर रही हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं ना कि कितना सेक्सुअलिटी सीन आ रहा है, कितना रोमांटिक
मतलब वैसे सीन बना रहे हैं, तो ये चीज़ दिखा रहा है कि मतलब किसी को भी अब मॉडर्न एज में स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता से किसी को कोई लगाव नहीं है, मतलब कि ठीक है ना। तो ये चीज़ दिखाया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ओ द मून सोन ऑन मिसेज पोर्टर एंड दे वॉश देयर फीट ऑन इन सोडा वाटर। ये तीसरा क्वेश्चन आपका था। ये किस में आ रहा है? ये जो है इसी तीसरे पार्ट में आ रहा है, ठीक है। ये तीसरे पार्ट में आ रहा है, द फायर सर्मन में आ रहा है, इसमें मिसेज पोर्टर को दिखाया जाता है। और किस में आ रहा है? वेस्टलैंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। classicist in literature. A royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। चलते हैं, अब देखते हैं। अब इसमें जो है एक जो वर्ग है, एक जो क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। एक जो है दे रहा है कि मैं लिटरेचर में, मुझे लिटरेचर कैसा पसंद है, मुझे लिटरेचर की क्लासिक स्टाइल पसंद है। पॉलिटिक्स में मुझे क्या पसंद है? पॉलिटिक्स में मुझे रॉयलिस्ट पसंद है, मतलब मुझे पसंद है कि राजा वगैरह का जो है शासन जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। और रिलीजन कैसा? रिलीजन जानते हैं कि उसमें जो ब्रिटेन में कैथोलिक रिलीजन जो होते हैं, एक क्रिश्चियनिटी जो होती है दो पार्ट में है, एक जैसे इस्लाम धर्म होता है शिया और सुन्नी है, वैसे जो है यहाँ पर है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने अपने आप को बताया कि मैं रिलीजन में कैसा हूँ, कैथोलिक हूँ। कारण क्या है कि जब ये जो है 1927 में 29 जून 1927 को ये जो है ब्रिटिशर बन जाते हैं, ये जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है ले लेते हैं। तो इन जो है अपने आप को जो मतलब देखिए, जैसे क्या है कि किसी देश में आप गए हो, वहाँ की नागरिकता, वहाँ पर पनाह ले रहे हो, वहाँ के नागरिक बन रहे हो, तो आपको दिखाना पड़ता है कि मतलब हम देश के विचारों से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आप कहोगे भाई पहले आते ही मान कह दो कि भाई हम देश के खिलाफ चलेंगे, हमको देश की लाइन लेंथ नहीं पसंद है, देश का तरीका नहीं पसंद है, तो आपको भाई कौन नागरिकता देगा? आपको पहले जो है कहेंगे भाई इसको भगाओ, नहीं पता लगा ये अभी आते ही जो है नागरिकता नहीं मिली, तो ये नाटक कर रहा है, मिल जाएगी तो क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है, तो इन्होंने अपने आप को बताया कि हम लिटरेचर में मुझे क्या पसंद है, मुझे क्लासिक स्टाइल पसंद है। क्लासिक पुरानी चीज़ें, कौन कहेगा कि नहीं भाई मुझे पुरानी चीज़ें नहीं पसंद है। इन्होंने बता दिया कि लिटरेचर जो है मुझे ब्रिटिश लिटरेचर जो है, जो पुराने समय का ब्रिटिश लिटरेचर है बहुत पसंद है। मतलब सीधे सीधे अपना विचार बता दिया कि हमको जो है आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं उससे हमको बहुत लगाव है। दूसरे इन्होंने क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में हमको रॉयलिस्ट पसंद है। मतलब इन्होंने ये बता दिया कि भाई देखो पॉलिटिक्स में हमको वही पसंद है जिसमें जो है एकदम सुप्रीम पोजीशन जो है वो किंग वगैरह की हो। इन्होंने बता दिया मतलब ब्रिटेन के हिसाब से। और इन्होंने क्या कहते हैं, रिलीजन कैसा? रिलीजन जो है कैथोलिक। क्यों कैथोलिक? क्योंकि वहाँ के जो किंग, जो वहाँ के मोनार्च थे वो क्या है, कैथोलिक थे। तो इन्होंने अपने आपको पहले ही बता दिया कि भाई हमको ये चीज़ जो आपको पसंद है वही हमको पसंद है, तो इन्होंने एक दिया। तो एक जो कोट्स है इनका ये जो कोट्स है, एक जो आता है एंड्रू लैंसलॉट में आता है। ये वर्क जो है 1928 में लिखा गया था। नेक्स्ट चल रहे हैं पांचवा पेज चल रहे हैं। A woman drew her long black hair over tight. A woman drew her black long hair over tight.
कोट से है लेकिन फिर दे देते हैं। A woman drew her black long hair our टाइट। ये जो कोट्स है, एक जो लास्ट है, जो लास्ट था उसमें जो है इन्होंने एक जो है कोट्स दिया है। आप वुमेन ड्रू हर लॉन्ग हेयर, आप वुमेन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर और टाइट। ये लास्ट चैप्टर जो लास्ट का जो बेसलाइन का जो पांचवा पार्ट था, जो बेसलाइन का पांचवा पार्ट है, व्हाट द थंडर से, व्हाट द थंडर से। इसमें जो है मतलब आपको इसका जो वर्क जो नाम दिया गया है इस पार्ट का, व्हाट द थंडर सेड, क्योंकि इसमें जो है लास्ट में हमने देखा है कि आवाज़ आती है। इसमें जो है उन्होंने हिमवंत का एग्जाम्पल दिया है, हिमालय का एग्जाम्पल दिया है, गंगा का एग्जाम्पल दिया है, और इसमें जो है इन्होंने लास्ट में बताया कि बिजली कड़कती है, बिजली में से आवाज़ निकलती है, दा 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 दा, पहला दा दत्ता, दूसरा दया धवन और तीसरा दमित्ता। ठीक है ना, दा 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 तीन एग्जाम्पल आते हैं, तो उसी लिए इसका नाम, इस पार्ट का नाम दिया गया व्हाट द थंडर थे। थंडर ने जो बिजली की कड़क हुई थी वो क्या आवाज़ देती है, तो वो आवाज़ देती है दा दा दा। तो इसमें आप वुमेन डू हर ब्लैक लॉन्ग हेयर और टाई, इसमें क्या दिखा रहे हैं, मतलब एक कोट जो है एक टी.एस. इलियट ने अपने पांचों जो इनका बेसलाइन था उसमें जो है इन्होंने दिया था। द बेसलाइन के बारे में वो बताया कि द बेसलाइन को जो है इन्होंने पहले बहुत लंबा लिखा था। जब ये स्विट्जरलैंड में रह रहे थे, स्विट्जरलैंड गए थे, तो इन्होंने वहाँ पर इसका विचार आता है इनके दिमाग में, और वहीं से इन्होंने इसको लिखना चालू करते हैं स्विट्जरलैंड में। और जब इनका वर्क पूरा हो जाता है, ये वर्क जो वास्तविकता में था, ये बहुत लंबा वर्क था, मतलब जो आज हमको मिला है, जो 433 लाइन का जो आज हमको वर्क मिला है, ये वर्क उससे कई गुना लंबा था, काफ़ी ज़्यादा लंबा था। तो इन्होंने जो अपने जो लिटरेरी गुरु थे, इनके जो लिटरेरी मास्टर जिसको मानते थे, अपना गुरु मानते थे, उनको जो है इन्होंने भेजा एजा पाउंड, इन्होंने एजा पाउंड के पास इस वर्क को भेजा। एजा पाउंड ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी, काफ़ी सारी कटिंग कर दी इसमें, और कटिंग करने के बाद जो वर्क आता है, जो मतलब आज का प्रेजेंट रूप जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इनको टी.एस. इलियट ने इलीगर मैग्रो कहा था, मैग्रो, हाँ, इसीलिए इनको कहा था। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि और एजा पाउंड ने इनको जो है ओल्ड पॉसम भी बोला था। एजा पाउंड ने इनको क्या बोला था, एजा पाउंड ने इनको ओल्ड पॉसम बोला था, और इन्होंने उनको बोला इलीगर माइग्रो बोला था। ठीक है ना, ये तो ये इस टाइप का जो है होता है। इसको हमने बताया कि ये जो 1922 में क्राइटेरियन मैगजीन में पब्लिश होता है। इसके 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है द बरियल ऑफ डेथ। दूसरा पार्ट कौन सा है, द गेम ऑफ चेस। तीसरा पार्ट द फायर सर्मन, द फायर सर्मन। ये फायर सर्मन जो टाइटल है, ये टाइटल जो आपका लिया गया है, इस टाइटल को बुद्धिस्ट वर्क से लिया गया है, फायर सर्मन। और उसके बाद चौथा वर्ग चौथा जो होता है, जो सबसे छोटा होता है, द डेड बाई बर्थ। अब पांचवा पार्ट जो है उसे कहते हैं व्हाट द थंडर से। इसमें इन्होंने जो है ईसा मसीह की जो फांसी, जो उनको मतलब सजा दी गई थी, हाँ, सूली पे चढ़ाने वाली जो सजा दी गई थी, वो अदालत का दृश्य दिखाते हैं। ठीक है ना, इसमें उसके बाद जो है वहाँ का जो है जो उनका जो लोटा था जिसमें बर्तन में उन्होंने पिया था, उसके बारे में वो सीन दिखाते हैं, और पहाड़ों का सीन दिखाते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया। ठीक है, इसी में इसमें जो दा है, इसको इन्होंने बृहद उपनिषद से लिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हमारी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ हमने इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। आप ऐसी छोटी छोटी क्लासें जो हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। ठीक है, ऐसी क्लासों की जानकारी लेने के लिए आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके जरूर बताएं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट क्लास में।